चलो बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप लोगों का आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा आप लोग बहुत कॉन्शियस होकर इस क्लास को अटेंड करें। और साथ साथ मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि इसे जो है आप लोग आसानी से साइंस को समझ सकते हैं। और जो पढ़ाई हो रही है उसे आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, उसे आप देखें, पढ़ें, जरूरत पड़े तो नोट्स बनावें और साथ साथ उसे याद करें। क्योंकि जैसे जैसे विलंब होगा आप लोगों की परेशानी बढ़ती जाएगी। जो आपका आज का टॉपिक होगा वह रियल में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतनी बातें तो आपको पहले से ही पता है। और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग कौन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का पढ़ रहे हैं। साथ साथ कल जो पढ़ाई हुई थी उसमें यह बताया गया था कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप, यानी कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप। कभी कभी तुम हमसे प्रश्न पूछोगे कि सर क्या सभी भौतिक राशि का सदिशीय पद होता है? नहीं, उसी भौतिक राशि का सदिशीय पद होता है जो सदिश राशि होते हैं। तुम्हें पता है कि बल क्या है? सदिश राशि है। तुम ये भी जानते हो कि कूलॉम का नियम के माध्यम में हम लोग क्या निकालते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलॉम के नियम से निकालते हैं। कोई पूछेगा आप लोगों से कि कूलॉम का नियम से क्या पता चलता है? कूलॉम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान हम लोग निकालते हैं और वह कूलॉम का नियम है। कूलॉम के नियम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कूलॉम के नियम का महत्व, कूलॉम के नियम की सीमाएं, ये सब आप लोगों को बताया गया है। कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप कल चर्चा हुई थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और सदिशीय रूप थोड़ा कठिन है, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको लिए तो परेशानी नहीं है, लेकिन बायो वाला के लिए थोड़ा बहुत परेशानी थी। खैर उस पर हम लोग आप उस वीडियो को रिपीट करेंगे, 2-4 बार देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही सरल कंसेप्ट होगा, लेकिन है तो साइंस, है तो शेर, गिद्दर थोड़ी है, अपना तो स्टाइल से ही तो चलेगा ही। अब हम बताना चाहते हैं कि कूलॉम के नियम का क्या महत्व है। एक टॉपिक आपके पास आने जा रहा है कि सर ये कूलॉम का नियम का क्या महत्व है। चलिए देखो, कूलॉम के नियम जो है रियल में आप समझोगे तो यह न्यूटन गति के तृतीय नियम को, अब देखिए एक क्वेश्चन यहां बनेगा, हम क्वेश्चन भी बना रहा हूं आपको। कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप, कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप, सदिशीय रूप जो आप लोग पढ़े हैं, एक टॉपिक कल का से हम आगे बढ़ रहे हैं। सदिशीय रूप का महत्व, कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप का महत्व, ये क्वेश्चन बनाएगा कि कूलॉम का नियम के सदिशीय रूप का क्या महत्व है। देखो कूलॉम के नियम में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है, जो आप लोग कल के क्लास में आप लोगों ने अटेंड किया है, उसमें पढ़ा है कि यफ जो फोर्स है वह क्या होता है, दोनों बराबर है मगर इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत है। फोर्स तो बराबर है लेकिन इसकी दिशा जो होती है वह रियल में क्या है, विपरीत है। इतनी बातें आपको पहले से पता है। अब यहां जो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, यानी यफ यहां ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी आपको ध्यान देना है यफ 2:1, माने कैसे नहीं पढ़ोगे तुम, समझने के लिए पढ़ लो, लेकिन माने आवेश Q पर लगने वाला आवेश Q2 पर लगने वाला आवेश Q1 के कारण होता है। यानी कहने का अर्थ है, यह बताता है कि आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल परस्पर बराबर, परस्पर बराबर लेकिन विपरीत होता है। लेकिन क्या है, आप लोगों के सामने लिखा है, लेकिन कैसा होता है बच्चों, विपरीत होता है। कूलॉम के नियम का सदिशीय रूप का महत्व। दूसरा है, तुम्हें पता है कि कूलॉम का नियम एक केंद्रीय
बल है। कूलॉम का बल जो है वह क्या है? केंद्रीय बल है। यानी कूलॉम का नियम कूलॉम का नियम कौन बल है आपका? कूलॉम का नियम से प्राप्त बल, से प्राप्त जो बल वह आपके पास बल जो है कौन बल है आपका? केंद्रीय बल है। यानी दो बातें आप लोगों ने समझ गया होगा कि सर ये कूलॉम के नियम से प्राप्त बल कौन है? केंद्रीय बल है। और केंद्रीय बल के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। आप लोग केंद्रीय बल के बारे में बहुत पहले से जानते हैं कि केंद्रीय बल की क्या पहचान है। परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि केंद्रीय बल का क्या है। केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल का मतलब होता है दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, केंद्रीय बल है। क्योंकि क्योंकि दोनों आवेशों के बीच क्योंकि दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ध्यान देना है आपको, केंद्रीय बल है क्योंकि दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये आपको कार्य करता है। इसे हम लोग कौन बल कहते हैं? इसे हम लोग को क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। कूलॉम का नियम रियल में कौन बल है? एक केंद्रीय बल है। दो बातें आपको स्पष्ट हो गई। परीक्षा में क्वेश्चन बना सकता है कि सर क्वेश्चन हमें बताइए, ये क्वेश्चन बना सकता है कि आवेश का, ये जो आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि कूलॉम का नियम का सदिशीय रूप क्या है, सदिशीय रूप, ये क्वेश्चन बनाएगा और आपको दो आंसर लिखना होगा। और मैं बता दूं कि ये आंसर मैं बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, जो आपको कंट्रोल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मेरा जो टॉपिक आगे की ओर है उस पर मैं चर्चा में इसे लेता हूं। आइए आगे का जो चर्चा है मेरे पास उसको मैं देख रहा हूं। दूसरा जो कंसेप्ट मेरे पास आ रहा है वह आ रहा है ये कि कूलॉम का नियम तो आपका हुआ, थोड़ा हमें आवेश के बारे में और अधिक चर्चा करनी है। टेक्निकली बातें हम लोग जब समझेंगे तो देखो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो आपको ध्यान देना है कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, अब ये टेक्निकली अब इनके बारे में बड़ा जो मात्रक है प्यारे बच्चों, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वह फैराडे है। एक फैराडे जो होता है वह 96,500 कैलोरी। सबसे बड़ा मात्रक जो आवेश का है वह फैराडे है। और एक फैराडे जो मात्रक होता है वो, एक फैराडे का मतलब हुआ 96,500 कैलोरी। अब सॉरी कैलोरी कहता हूं, कूलॉम, 96,500 कूलॉम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम है। 96,500 कूलॉम। ये भी आपके परीक्षा का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। ये भी आपके परीक्षा का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। ये आपका क्या है? कूलॉम। कूलॉम का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलॉम, LHC लिखा हुआ है, कैलोरी नहीं। अब आपके पास एक प्रश्न उठता होगा कि सर एक कूलॉम आवेश कितना है? सर एक कूलॉम आवेश कितना है? रियल में एक कूलॉम आवेश बहुत बड़ा आवेश है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक कूलॉम आवेश कितना है। पहले समझते हैं हम लोग कि पहले ये बातें समझिए कि एक कूलॉम आवेश क्या है। पहले एक टॉपिक आएगा, पूछा जाएगा कि कूलॉम आवेश, आपके क्वेश्चन में आएगा कूलॉम आवेश। एक टॉपिक क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं, कूलॉम आवेश क्या है।
एक क्वेश्चन बन के तैयार आपके पास आ गया कि सर कूलॉम आवेश क्या है। तो कूलॉम आवेश का अगर आप इसे अच्छा ढंग से समझना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि कूलॉम आवेश का एक इकाई है, आवेश का एक इकाई है, वह है आपका कौन, कूलॉम आवेश। अब हमें इस बात को जानना है। देखिए टेक्निकली बातें अगर तुम समझना चाहोगे तो मैं बता रहा हूं कि कूलॉम आवेश रियल में क्या है। तुम्हें इतनी बातें तुमने पढ़ रखा है कि फोर्स या फिज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतनी बातें सभी बच्चे को पहले से पता है। अब मैं यदि पहले समझ लेता हूं, यदि यहां ध्यान देना है आपको, यदि आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलॉम हो और बीच की दूरी R कितना हो, 1 मीटर हो, तो तुम फीलिंग करोगे एफ का जो वैल्यू आएगा बच्चों इतना न्यूटन आएगा। एफ का जो वैल्यू आएगा वह फोर्स का जो वैल्यू आएगा वह रियल में कितना आएगा, तो इतना न्यूटन आएगा। क्या आप इसको इतनी बातें समझ पाए होंगे। अब चलिए अब यहां पर ये ध्यान देना होगा। अब यहां पर क्या होगा, अब इसकी परिभाषा क्या होगा कूलॉम आवेश का। एक कूलॉम आवेश वह आवेश है, एक कूलॉम आवेश वह आवेश है जो क्या करता है, समझो यहां आवेश भी इकाई में है और बीच की दूरी भी क्या है आपका, इकाई में है। एक कूलॉम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में रखे, निर्वात में रखे दो समान प्रकृति और परिमाणों, इसकी प्रकृति भी समान है और इसके परिमाण भी क्या है आपका, समान है। क्या लिखेगा, एक कूलॉम आवेश बात में रखे दो समान प्रकृति और समान परिमाणों, और क्या है, समान परिमाणों के समान परिमाणों, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और के परिमाणों के आवेश को 1 मीटर की दूरी पर, समान आवेश के परिमाणों को के आवेशों को 1 मीटर की हम लोग क्या रखते हैं, दूरी पर रखते हैं। देखो यहाँ दूरी कितना है आपका, 1 मीटर है। और यहां पर ये बातें ध्यान रखना है कि 1 मीटर की दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो उसे 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। बल से क्या करता है बच्चों, ये प्रतिकर्षित करता है। कि बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। आप समझ में आ गया होगा कि प्रतिकर्षित क्यों हो रहा है, ये बातें आप समझ गए होंगे कि यहाँ बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। वह बल जो होता है वह 1 कूलॉम बल होता है, याद रखना पड़ेगा, 1 कूलॉम बल। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए आ सकता है। मैं सारा टॉपिक क्लियर कर देता हूं कि बच्चे लोगों को कोई परेशानी भविष्य में नहीं हो, कोई परेशानी बच्चे लोगों को भविष्य में नहीं हो। एकदम क्लियर क्वेश्चन रहेगा जिसका पढ़ने में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो मैं लिख देता कलम कर देता हूं। एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसका जो है लाइनिंग जो है इधर उधर हो रहा है, चलो हटाइए। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब एक टॉपिकली क्वेश्चन आने जा रहा है बच्चों, ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंतर्गत
जो आ रहा है टॉपिक उसको हम लोग समझें। उस टॉपिक में हम लोगों ने कूलॉम के बारे में पढ़ा है। अब में क्वेश्चन उठता है कि एक कूलॉम आवेश रियल में कितना आवेश है। अगर आपसे समझने के लिए पूछे कि एक कूलॉम आवेश का मतलब समझाइए, एक कूलॉम आवेश, थोड़ा हम न्यूमेरिकल समझाएंगे जो आप लोगों को जानना होगा। एक कूलॉम आवेश का मतलब आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कोई पिंड जो है, कोई पिंड क्या कर रहा है, मान लो कि प्रति सेकंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो भी उसको एक कूलॉम आवेश लेने के लिए 20 बरस का टाइम लगेगा। आई रिपीट, मैं दोहरा रहा हूं आपको कि कोई भी पिंड अगर एक सेकेंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो भी अगर उसे एक कूलॉम आवेश लेने के लिए, जमा करने के लिए, बच्चों पता है आपको, जमा करने के लिए उसको लगेगा पूरे के पूरे 20 वर्ष। अब जय मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन से। अब यहां जो है, अब यहां क्या है, यदि क्वेश्चन से, यदि कोई पिंड प्रति सेकेंड ले या छोड़े उससे मतलब नहीं है, प्रति सेकेंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लेता है, तो कितने समय में, तो कितने समय में, तो कितने समय में एक कूलॉम आवेश प्राप्त करेगा। देखो ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई भी बच्चे होंगे जो हाईटेक क्लास के अंदर ये सब आता है, तो आप समझिए, दिमाग खुलेगा। तो कितने समय में एक कूलॉम आवेश क्या करेगा, वो ले पाएगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा। माने वो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके पास कि सर ये क्या है। देखिए, एक मैंने क्वेश्चन तौर पर आपको लिखा है, ये कितने समय में इकट्ठा करेगा। जरा तो सोचो, एक कूलॉम आवेश का रियल में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आपको मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल से उसकी ताकत का अंदाज मिल जाएगा। अब यहां जो है, इतनी बात समझ रहे हैं। अब यहां जो है देखो, हाँ, तो प्रति सेकेंड वह आवेश कितना स्थानांतरित करेगा, पहले समझिए। प्रति सेकेंड स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, मैं एक एक चीज बहुत क्लियर में बता रहा हूं आपको, एकदम कोई भी बच्चे इसको अच्छा ढंग से पढ़ सकते हैं। तो यानी आपने पढ़ा होगा आवेश कितना होगा, तो देखो कितना आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, पता है आपको, ये है 10⁻10 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा पता है आपको, पहले से पता है मेरे बच्चों, इसको आपको पहले से पता है। अगर आप इस दोनों को गुना करोगे तो गुना में पावर हम लोग जोड़ते हैं, जो आप लोगों को पहले से पता है। प्यारे बच्चों, पहले से पता है आपको, तो 10 पर पावर हम -19 करेंगे इंटू 1.6, यानी कहने का अर्थ हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻9। 10 में से -19 जाएगा तो क्या आएगा, -9। और यहां पर चूंकि आवेश है, तो आवेश का मात्रक आप लोगों को पता है, जी सर पता है, कूलॉम है। यहां क्या डाल दो, सी, ये क्या डाल दो, सी। अब रही बात एक कूलॉम, एक कूलॉम आवेश को क्या करने में, उसको इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, तो समझो एक कूलॉम आवेश को इकट्ठा करने में एक कूलॉम आवेश को हम क्या करेंगे, यहां अगर इकट्ठा करेंगे तो यहां जो है, पहले समझिए वो चीज, और ये जो आपका आ रहा है ना, तो प्रति सेकेंड है ना, तो कूलॉम प्रति सेकेंड, यहां का मात्रक आप ध्यान रखना होगा, यहां का मात्रक होगा कूलॉम प्रति सेकेंड। तो एक कूलॉम आवेश को, तो माने हुआ एक कूलॉम बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम प्रति सेकेंड। ध्यान दो, यहां मैं समझा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है।
एक कूलम आवेश निकालने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो इतना कौन सी में लगेगा, तो देखो बच्चे सेकेंड से सेकेंड, कूलम से कूलम कट गया तो बच गया सेकेंड, सेकेंड कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो पहले मैं बता रहा हूं, ये सेकेंड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। अब अगर आप इसको हल करोगे तो क्या हुआ, देखो 1/1.6, आई नीचा वाला जो ऊपर जैसा ही जाएगा ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में लिख रहा हूं, ये क्या है, सेकेंड है, ध्यान रखना। ये नीचा वाला माइनस वाला पोर्शन ये आपका मात्रक है, ये आपका मात्रक है, ये मात्रक है। तो जैसे नीचा वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो पता है माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में चला जाएगा। जैसे प्लस वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये माइनस वाला पोर्शन कैसे चला जाएगा, आपका प्लस में जाएगा। देखिए आप समझिए कितना टाइट कंसेप्ट है, आपको पता चल जाएगा आपका। तो आपको पता है 1/10⁻+9 सेकेंड, क्या हो गया बच्चों, सेकेंड। अब जरा दिमाग लगाइए आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 10⁻9 का क्या मतलब होता है, समझ जाओ। एक पर 9 गो जीरो, जितना पावर रहेगा समझ जाना वही पर उतना जीरो। 10⁻9 का मतलब है कि 1 पर 9 गो जीरो। याद रखना, अगर 12 पावर आता था 1 पर 12 गो जीरो, यानी आपके पास, आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं कैलकुलेशन बच्चे लोगों का कमजोर है, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल अलग वीडियो बनने जा रहा है जो आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन को फाइनल करेगा, जो कैलकुलेशन संबंधित सिखाएगा, जिससे हमारे बच्चे लोग बहुत आगे जाएंगे। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 10 इंटू 10⁸ और 1.6 भाग दोगे तो 6.25 इंटू 10⁸ कौन सी हो गया आपका, सेकेंड। अब कैसे हुआ, 10⁻9 का मतलब हुआ कितना जीरो है आपके पास, प्यारे बच्चों 1 पर 9 गो जीरो है। अब सीधा मतलब है एक जीरो आपने हटा दिया तो इस अब पावर वो घट गया तो 10⁻8 हो गया। 10 में 1.6 से भाग दोगे तो 6.25 आएगा और 10 पर पावर 8 हो गया। अब आपको ये सेकेंड में हो गया। अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि मुझे सेकेंड को वर्ष में बदलना है तो क्या करोगे, जरा सोचो। आप लोग सोचोगे तो सब आएगा, समझो कठिन कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। 6.25 इंटू 10⁸, एक सेकेंड में आप पढ़े होंगे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 24 घंटा बराबर 1 दिन और 365 दिन बराबर 1 वर्ष। अगर आप इसमें भाग दोगे, पूरा भाग दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 19 दशमलव इतना वर्ष आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक कूलम आवेश कितना बड़ा आवेश है। इसलिए जब भी आपको इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, अब आप लोग इसके लिए स्पेशल न्यूमेरिकल का एक सेशन चलेगा जो लाइव क्लास होगा, जो पूरे बिहार और इंडिया के बच्चे लोग देखेंगे, सारा न्यूमेरिकल कंसेप्ट वो भी आएगा। थोड़ा दिन छोटा है, ठंडा का मौसम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, तो यानी एक कूलम आवेश उसको लेने के लिए जो प्रति सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको 20 वर्ष टाइम लगेगा। यानी कूलम जो है आवेश का एक बड़ा मात्रक है। इसलिए इसी जगह पर नैनो, पिको, फर्मी ये सब आता है, माइक्रो कूलम ये सब इसलिए कूलम के जगह पर आता है। अब आप इतनी बातें अवश्य समझ गए होंगे। हम पहले वाले क्लास में आप लोग बता चुके हैं कि एक माइक्रो कूलम का मतलब हम आप पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, इतना कूलम होता है। एक नैनो मतलब 9, कितना कूलम होता है, 9। एक पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। तो ये सारा का सारा चर्चा मैंने आवेश पर केंद्रित करके रखा है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों को हम देने वाले हैं। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे वह टॉपिक क्या है उसे हम लोग समझते हैं। एक टॉपिक आएगा कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। ये भी एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा। दोनों में समानता क्या है और विभिन्नता क्या है। पूरा सिलेबस मैं A to Z आप लोग फाइनल करा रहा हूं, लेकिन परंतु कुछ नहीं। हाँ, इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताते चलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मेरे पास
जो टॉपिक है बाबू उसको हम लोग समझते हैं। आओ प्रभु की कृपा से हम लोग आगे की ओर देखें। यहां पर एक टॉपिक आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। यहां मैं एक लाइनिंग कर रहा हूं, पहले मैं ऊपर क्वेश्चन लिख दे दूंगा और एक एक चीज मैं, दो चीजें एक एक चीज मैं लिख देता हूं। लाइनिंग में बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइनिंग के अंदर लिखूंगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, अंतर भी क्लियर रहेंगे। अब यहां जो है टॉपिक बन रहा है इसको हम लोग क्लियर करेंगे और आप लोग ये टॉपिक से क्या फायदा होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लियर वे में मिलेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लियर वे में मिलेगा। चलिए हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन होगा कि स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, और गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर एवं समानता लिखें। दोनों में अंतर भी है और समानता लिखें। दोनों में अंतर भी है और क्या है, समानता भी है, यानी विभिन्नताएं भी है और समानताएं भी है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो जानते हैं ये सब जो बल है रियल में प्रकृति बल है। चलो यहां मैं लिखता हूं स्थिर वैद्युत बल। बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं स्थिर वैद्युत बल और यहां मैं लिख रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग इसको अच्छा ढंग से समझेंगे। यहां ए टॉपिक, बी टॉपिक, यहां जो मैं लिख रहा हूं वह लिखूंगा अंतर। पहले मैं अंतर लिखूंगा, फिर इसका जो है समानता लिखूंगा और विविधता और विभिन्नता लिखूंगा। चलो अब मैं ये समझा रहा हूं कि बच्चों ये ध्यान दो कि स्थिर वैद्युत बल क्या है। देखो यहां पर अब यहां जो है पहले समझना पड़ेगा, यह बल जो है ना, यह आकर्षण या प्रतिकर्षण, यह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण आवेशों के बीच, आवेशों के बीच। टेक्निकली बात है, आप लोग कंट्रोल करना है। और ये क्या होगा, यह केवल आकर्षण बल है, ध्यान रखना है आपको, ये केवल आकर्षण बल है। और ये दोनों बल है द्रव्यमानों के बीच, ये द्रव्यमानों के बीच क्या केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। और आप लोग जानते हैं कि ये बल आपके आकर्षण बल भी है और कौन बल है, प्रतिकर्षण बल भी है। दोनों बल हैं ये केवल है आकर्षण बल, और ये द्रव्यमानों के बीच होता है। अब ये दूसरा है, यह निश्चित दूरी तक कार्य करता है। ये आपका निश्चित दूरी तक, माने बहुत रेंज छोटा है इसका। यह अधिक दूरी यानी लंबी परास है इसका, लंबी परास तक कार्य करता है। आप जानते हैं ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह पृथ्वी से सूर्य के बीच लगता है, कितना रेंज है। और नाभिकीय ये जो बल पड़ रहा है वो रियल में एक नाभिकीय बल है जो दो आवेशों के बीच की दूरी के बीच लगता है, यानी इसका रेंज छोटा है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पृथ्वी से सूर्य के बीच तक लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। आप समझ सकते हो कि इसका रेंज कितना बड़ा है। आप इस बात को विधिवत तौर पर बच्चे आप समझ सकते हैं कि इसका रेंज कितना अधिक है। हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अब मैं बताता हूं कि दोनों के बीच क्या कुछ समानता है। अब ये दोनों के बीच क्या है, इसकी समानता को मैं आपको बता रहा हूं। पहले हम लोग समझते हैं, ये जो है आपको ध्यान देना होगा। अब यहां समानता, ये बड़ी अच्छी टॉपिक आ गई आपके पास। समानताएं क्या है, देखो यहां समानताएं परीक्षा में पूछेगा तो पार्ट बाय पार्ट पूछेगा।
आइए यहां से मैं नंबरिंग बदल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि दोनों भाई साहब अलग अलग हैं। अब आइए मैं बताऊं आपको यह क्या करता है। एक फार्मूला आपने देखा होगा कि इस फार्मूला में भी आपको ये आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अरे और भी अंतर में बहुत अंतर हो सकता है, मैं आपको एक दो अंतर और लिख देता हूं, बहुत अंतर हो सकता है। अच्छा इसमें K का मान और भी बहुत सारे अंतर हैं, एक काम मैं कर लेता हूं, थोड़ा इसको क्लीन करके छोड़ने से क्या फायदा, सब बच्चे को दे ही देता हूं, बच्चे लोगों को क्लियर हो जाएगा। पूरा पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। अब यहां जो सी नंबर है, सी में पता है आपको, पता होगा इसमें जो के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, जो आप पढ़ चुके हैं, प्रकृति पर ही निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये क्या होगा, इसमें जी का मान आप लोगों को याद होगा, जी का मान क्या, सार्वव्यापी, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ये हर जगह उसका मान उसी तरह का है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, यानी के का मान बदलता है और जी का मान नहीं बदलता है, इतनी बातें आप लोगों को हमेशा समझना है, यानी ये वैल्यू सार्वभौम सत्य है। अब मैं एक टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं, अब एक टॉपिक आएगा समानता का। समानताएं क्या है, पहला नंबर, या केंद्रीय बल है, दोनों भाई साहब केंद्रीय बल हैं, ये केंद्रीय बल है और ये भी बल जो है, ये भी कौन बल है, केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। एकदम इजी आंसर में लिख रहा हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2 में आएगा कि ये जो बल हैं, अब मैं बताऊं आपको, ये जो केंद्रीय बल हैं, इसके अलावा ये जो है आपको संरक्षी बल है, ये बल जो है संरक्षी बल है, दो आवेशों के मध्य अंतःक्रिया बल है। अब इस समझ में आया, अंतःक्रिया बल है। अब अंतःक्रिया बल जानते हो, जैसे एक आवेश Q आवेश ने Q2 पर बल लगाया और Q2 ने भी Q1 पर बल लगाया, यानी एक दूसरे पर बल लगा रहा है, इसलिए इसका नाम है अंतःक्रिया बल। ये बल एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है अंतःक्रिया बल। यह बल एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अंतःक्रिया बल। एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, यह भी होगा दोनों द्रव्यमानों के बीच यह होगा द्रव्यमानों के बीच अंतःक्रिया बल है, माने एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर लगाता है। तीसरा पॉइंट है, ये संरक्षी बल है, यह संरक्षी बल है, ये क्या है, संरक्षी बल है, माने ये बल जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कैसा बल है, संरक्षी बल है। और ये भी बच्चे क्या है, संरक्षी बल है, एकदम इजी कंसेप्ट है। ये कौन बल है आपका, संरक्षी बल है, एकदम क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग आ रहा है क्लास, उसको मैं देखूं, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत ये जानना होगा, हाँ ये जो है ना, ये शक्तिशाली बल है, अंतर होगा यहां, ये जो है ध्यान देना है आपको। इतना मैं इसलिए आपको लिखा रहा हूं कि आप किसी भी बोर्ड से परीक्षा देना चाहेंगे, पूरा सिलेबस आपको मिलने जा रहा है, पूरा सिलेबस आपको मिलने जा रहा है। किसी भी बोर्ड से आप परीक्षा दें, बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड से दें,
सारा बिहार इंडिया का सिलेबस इसमें है। मैं बताऊं आपको, यहाँ समझिए, हमारे पास जो चौथा पॉइंट आ रहा है, यह सबल बल है, माने शक्तिशाली फोर्स है। सबल बल है गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पर पावर, ध्यान दो कितना ज्यादा है, 10 पर पावर 36 गुना बड़ा है। ये जो बल है वह 10 गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से याद रखना 10/36 गुना, क्या बताया आपको, अधिक है। आपको ध्यान देना है कि यह सबल बल है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10/36 गुना अधिक है। ये जो बल है या निर्बल बल है, ध्यान रखना है बच्चों, ये निर्बल बल है या गुरुत्वाकर्षण बल से या गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर बल है, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर आकर्षण बल है, बहुत कमजोर आकर्षण बल है। एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई भारी कंसेप्ट नहीं है, आप लोग जैसे चाहोगे इसको पढ़ पाओगे। एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई भारी कंसेप्ट नहीं है और एकदम हल्का है, हलवा है ये सब। हलवा बूढ़ वाला भी खाता है, बिना दांत वाला भी खाता है और दांत वाला भी खाता है। और मैंने बोला ये जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम को पालन करता है। न्यूटन गति के तृतीय नियम वो क्या करता है, पालन करता है। यह भी न्यूटन गति के तृतीय नियम को पालन करता है। नियम क्या करता है, आपको पालन करता है। एक बात ये समझ लो। दूसरी बात मैं एक ही और बता देना चाहता हूं, ये जो है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, अंतर वाला में डाल देंगे आप, अंतर में भी चलेगा ही, क्योंकि अंतर दिखाई पड़ रहा है दोनों में। और ये न्यूटन गति के तृतीय नियम को पालन करता है और यह भी न्यूटन गति के तृतीय नियम को पालन करता है। यानी आपको स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों के बारे में आपको बताया गया है। ये बातें आपको दोनों के बारे में बताया गया है। अब आपका क्वेश्चन का आगे का हम लोग पैटर्न बढ़ेंगे। आइए थोड़ा क्लास को और लंबे कर दिया जाए कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आवे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, वह जो टॉपिक है वह आपको जानना होगा आवेशों का वितरण। पहले समझिए आवेश क्या, आवेशों का वितरण मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पहले ये जानो क्या आवेश सभी जगह एक तरह से फैले होते हैं, क्या आवेश की पोजीशन क्या है। तो अगला टॉपिक जो आ रहा है वह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण, आवेश कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसका वितरण कहाँ है, क्या आवेश सभी जगह एक ही तरह से रहते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आवेश के वितरण में बता रहे हैं। आप लोग आराम से इस बात देखेंगे और समझेंगे ताकि आप लोगों का कोर्स निर्धारित समय पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब यहां आएगा एक टॉपिक आ रहा है, एक टॉपिक का नाम समझ लेंगे हम लोग, यहां से क्लियर हो जाएगा। आवेश, आवेशों का वितरण, एक टॉपिक आएगा, इसका नाम होगा आवेशों का वितरण। देखो बच्चों, आवेशों के वितरण में मैं ये पढ़ने जा रहा हूं कि आवेश कहाँ है, कैसे है, क्या सभी आवेश बराबर होते हैं, ये सारी बातों की व्यापक चर्चा इसमें होगी। जो आवेशों का वितरण, इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो कल्पना है, रियल में होता नहीं है, वैज्ञानिक फैराडे साहब ने कल्पना कर बना रखा है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आने वाला समय में होगा।
आवेश का वितरण, आवेश का जो वितरण है वह दो प्रकार से होंगे, असतत और होगा एक सतत। असतत होगा और दूसरा क्या होगा असंतत। असतत में लगातार होता रहता है, असंतत होगा और ये क्या होगा संतत होगा। अब क्या ये असतत संतत में बदल जाता है? अवश्य। अगर इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, अगर कंडक्टर सुचालक होगा तो ये बच्चे इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट दिन का टॉपिक रखूंगा, लंबा वीडियो बन रहा है आप लोगों का, 40 मिनट हो चुके हैं, वही मैं देख रहा था। सो बच्चे लोग की लंबी वीडियो थोड़ा परेशान करेगा। सो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। बहुत जल्दी आप लोगों का केमिस्ट्री का बैच भी ऑन हो रहा है और इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाए। तब तक के लिए सभी बच्चे को जय हिंद। मैं अनिल सर, एम साइंस क्लासेज की ओर से सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक बच्चे आप इस लाइव क्लास से जुड़िए और क्लास को